भाई आप तो खुद अमेरिका में गए और आपके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का आप कहते थे, उन्होंने आपके जलसे का एहतमाम करवाया, तब तो आप बड़े खुश थे। बैरूनी ताकत के साथ मिलकर ऑपोजिशन ने टेबल की है। हम तो कसम खाते हैं कि हमने कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज भी सियासी तौर पर एक एक्शन पैक डे था जिसका अब अख्ताम हुआ और आज भी बहुत कुछ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हुआ और जिस ख़त के बारे में 27 तारीख से हर हल्के में बात की जा रही थी कि आखिर इस ख़त में क्या है, जब ये 7 तारीख को मौसूल हो गया था तो अब तक इस पर जो रेलेवेंट इदारे हैं उनसे क्यों नहीं बात की गई, उनके सामने क्यों नहीं रखा गया। बहरहाल आज उनको सामने रखा गया और उस पर डिटेल डिस्कशन भी हुई और उस डिस्कशन के बाद इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ही अहम और कौम से एक तवील खिताब भी किया। उस खिताब की तरफ जाने से पहले इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस 3.5 साल दौर में मानों के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए क्या क्या किया, अमेरिका के साथ क्या उनकी डिस्कशंस रहीं और इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक चल रही है इसको ज़ाहिर है वो बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश से क्यों ताबीर कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है। ज़रा चंद पिछली बातें खान साहब की हम आपको दिखाते हैं कि खान साहब ने किस तरह से इस्लामोफोबिया से मुतालिक दुनिया में आवाज़ उठाई जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उन्होंने खिताब किया था, किस तरह से गुफ्तगू की थी। ज़रा ये चंद जुमले उनके मुलाहिज़ा कीजिएगा। हमेशा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि किसी की जंग में पाकिस्तान को शामिल नहीं होना चाहिए। अमन में हम सबके साथ हैं लेकिन किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। माजी में भी अगर हम किसी भी मुल्क की जंग का हिस्सा बने तो वो उन तमाम अदवार पर उन तमाम रहनुमाओं और हुक्मरानों की करते रहे हैं। और अमेरिका का जंग में साथ देकर पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ही बावर करवाया। किस तरह से, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। तो दहशतगर्दी के खिलाफ इस तवील जंग में पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जब फॉल ऑफ काबुल के बाद ये सवाल हुआ कि अब ज़ाहिर उस सवाल एक सहाफ़ी की तरफ से हुआ कि अब क्या पाकिस्तान से अपने कैंप से अगर अमेरिका को ज़रूरत हुई तो देगा, तो उन्होंने बड़ा वाज़े कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये उन्होंने कैसे कहा, ज़रा ये भी सुनिए। तो अब इस वक्त हुकूमत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहना, दरअसल मामलात यहाँ से ख़राब होना शुरू हुए और यहाँ से शायद इस साजिश के ताने बाने बुने गए कि अगर इमरान खान की हुकूमत यहाँ पर रहती है, पाकिस्तान में रहती है, तो फिर मामलात अमेरिका के साथ और अमेरिका के लिए कुछ ख़राब हो सकते हैं। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया तो उन्होंने उस ख़त से मुतालिक जिसकी 5 रोज़ से गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने कहा कि ये ख़त हमें 7 मार्च को मिला और इसमें यह बड़ा वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वो पसंद नहीं करती, उन्हें दूसरे जो इस वक्त अपोजिशन के सियासी रहनुमा हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर इमरान खान की हुकूमत यहाँ पर रहती है तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। किस तरह से आज उन्होंने इस बात का इजहार किया खिताब करते हुए, ज़रा ये भी देखिएगा। इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कौम को बता रहे हैं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को मैं क्यों नहीं पसंद और ये 3 लोग क्यों पसंद हैं, इसकी क्या वजह उन्होंने बताई, ज़रा ये भी सुनिए। इसी गुफ्तगू के आखिर में इमरान खान साहब ने कहा कि अब मुल्क में आगे क्या होना है, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला इतवार को होने जा रहा है। 3 रोज़ हैं दरमियान में, लेकिन मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूँगा, हार नहीं मानूंगा, किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इन ख्यालात का इज़हार कैसे किया उन्होंने, ज़रा ये भी सुन लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो इतवार को जो भी नतीजा हो, खान साहब कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा तगड़ा होकर सामने आऊँगा, इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दूंगा। डॉक्टर ज़रकत तैमूर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, नून लीग से चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। तीनों मौज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये 7 तारीख को खान साहब ने बताया कि ये इसको आप मरासला कह लें, ख़त कह लें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वो कह रहे हैं मौसूल हुआ, तो इस 7 से 27 तक 20 दिन तक हुकूमत किस बात का इंतज़ार कर रही थी। ये इसको उसी वक्त मुतल्लिका इदारों से मजाज अथॉरिटी के इल्म में क्यों नहीं लाया गया? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे कम आ रही है, इसको हम बढ़वा रहे हैं ज़रा, गालिबन आप तक भी शायद नहीं पहुँच पा रही मेरी आवाज़ से। जी। अरबाब साहब, बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा इस तरह के मरासले आए हैं
पाकिस्तान जब से मारिज़ वजूद में आया है तो आप जानते हैं लियाकत अली ख़ान की 1951 में उनकी असैसिनेशन हुई थी, और ये जो एक महकूम सोच हमारी तकरीबन 200 साल 150 साल अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, और जिस तरह से हमने उनके साथ 1857 की जंग के बाद जो हमने जो भी कुछ, मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रिपीट करती, लेकिन ये है कि हमारी एक महकूम सोच बन चुकी है। इसलिए हमें इस तरह के ख़त, इस तरह की बातें हमें कुछ ज़्यादा परेशान नहीं करती। हम कहते हैं कि ये तो जी होता है, वो तो हमारे आका हैं, हम तो उनके महकूम ही हैं, हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें उनकी बात। हमारे यहाँ इसके ऊपर रिस्पॉन्स आपने भी देखा होगा कि कोई रिस्पॉन्स ऐसा लोगों को, अब इमरान खान साहब का क्या स्टैंस और उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि वो एक आज़ाद इंसान की तरह सोच रहे हैं। कोई आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत ये तो नहीं होता उसमें कि आपको दूसरा कोई भी मुल्क, आपका दोस्त या आपका जो भी बाकी जितने भी मुल्क हैं दुनिया में, वो आपको कोई नहीं तुमने ये करना है और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें, ये बातें नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारी सोच इस तरह की, हम कहते हैं जी वो तो हमारे आका है, हमें तो जो हुक्म मिलता है, एक फ़ोन कॉल आती है हम कर लेते। तो ये जो हमारी सोच है ना, इसकी अक्कासी है इसमें। और ये जो, लेकिन डॉक्टर साहब ये आप ज़ाहिर ऑपोजिशन की तरफ ये आप इशारा कर रही हैं, ये उन पर तंज कर रही हैं, उनका जो अमल है वो उनका उससे सवाल किया जाएगा। लेकिन मैं आप मेरी गुजारिश, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट आप करें, आई वुड रिक्वेस्ट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बात ये है कि ये एक सोच, देखिए इमरान खान साहब का पहले दिन से आप देखिए पनामा लीक से लेकर आज तक एक सोच के ऊपर उनकी कोशिश है कि हमारी कौम, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, क्योंकि बूढ़े तो जो उनकी सोच बन चुकी है वो बदलने वाली नहीं है, मगर नौजवानों की सोच को जब तक हम अपने, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो उन्होंने 100 साल में ऐसा क्या किया था कि एक कौम जो सऊदी अरब में एक बड़ी दकियानूसी सी कौम थी, वो उठ के उसने तकरीबन आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया, और तो वो एक सोच के चेंज था। तो खान साहब भी चाहते हैं कि हमारे जो जहन है वो एक महकूम सोच से निकल के एक आज़ादाना, खुद मुख्तार और एक इज़्ज़तदार सोच में हम सोचें कि हमें अगर कोई कुछ कहे तो हम उसके साथ बराबरी की लेवल पे बात करें, ले दे करें। सो ये एक इशू है जिसकी, और ये सोच हम सब में पाई जाती है, मिन हैसुल कौम, मैं उसमें अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ। तो खान साहब, डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी सोच है और इस सोच का अमली मुजाहरा अपने आप को करने का 3.5 साल का मौका खान साहब को मिला, लेकिन इंटरनली क्या इस पर अमल हुआ नहीं हुआ, ये एक अलग बहस है। ये खत ही सरप्राइज था, जिस सरप्राइज की बात खान साहब पिछले 10-12 दिन से कर रहे थे, फिर 27 को ये खत लहराया, यही सरप्राइज था। जबरदस्त, आपने खुद फरमाया, अरबाब साहब आपने खुद फरमाया कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इमरान खान साहब ने जो नामूसे रसालत के हवाले से जो उन्होंने स्टेप लिया, यानी 1989 में सलमान रुश्दी की किताब आई थी, तब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जिस तरह की बातें होती रही, मुख्तलिफ, कभी वेस्ट से कभी कहीं से, उसका कभी 57 मुमालिक जो हमारे OIC के, कहीं से कोई माकूल मुदल्लल जवाब नहीं आया। और हम जो भी अपने पहली दफ़ा एक लीडर ने, हमारे पाकिस्तान के लीडर, हमें फ़ख्र है इस बात पे, उन्होंने खड़े होकर 3 साल की मेहनत के बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से एक करारदाद मंजूर कराई जिसने कि इस्लामोफोबिया की मुजम्मत की। ये बहुत बड़ा काम है, ये इतना बड़ा काम है कि आप सोचिए कि पिछले 20 सालों में कोई नहीं कर सका। 20 क्या 30, 35, 32, 33 साल हो गए, किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। जो अच्छे इकदाम हैं उनकी तो जाहिर है, और ये 3.5 साल की, लेकिन वो जो खान साहब जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे, क्या ये खत सरप्राइज था? बहुत बड़ा स्टेप है। यही वो ट्रम्प कार्ड था जो वो छुपा कर बैठे हुए थे, आखिरी मौके पर खेलने वाले थे। मैं आपको एक और मैं एक और बात बताऊं। लोग कहते हैं जी कि खान साहब को वो दे देना चाहिए, कोई कहता है जी इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई कहता है जी ये कर देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मुख्तलिफ हैं। आपकी और मेरी सोच से उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो स्टेप्स नहीं लेते जो आप और हम सोचते हैं कि ये अब होना चाहिए। वो उनकी मुख्तलिफ सोच ही है जो उनको इधर तक लेके आई है, और उनके हमेशा स्टेप्स और उनके एक्शंस मुख्तलिफ होंगे जो आम सोच लोग रखते हैं। ठीक है, चलें आम इंसान से मुख्तलिफ सोचते हैं। खान साहब, डॉक्टर साहब एक पॉइंट आपका आ गया, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जरा चौधरी साहब से मैं पूछ लूँ कि ये
इनके कायदीन और ये तमाम अपोजिशन किसके इशारे पर ये कर रहे हैं चौधरी साहब? ये गालिबन 20 सितंबर 2020 को ये पीडीएम बनी थी, किसी के इशारे पर बनी थी? वो जो चार्टर था 26 नुकात का, उसमें अदम एतमाद की तजवीज़ भी शामिल थी जो अब आप लोग लेकर आए हैं, एक आइनी अमल है, किसी के इशारे पर ये सब आप कर रहे हैं? पीडीएम किसके इशारे पर बनाई आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पीटीआई का पहला मसला तो ये है कि अगर इन्हें ज़मीनी हकाइक के मुतालिक कुछ सवाल करें तो आप इनकी ज़रा गुफ्तगू का अंदाज़ा लगाएं। इमरान खान साहब वो नहीं करते जो आम आदमी करता है, इमरान खान साहब वो नहीं सोचते जो आम आदमी सोचता है। भाई आप तो खुद अमेरिका में गए और आपके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का आप कहते थे, उन्होंने आपके जलसे का एहतमाम करवाया, तब तो आप बड़े खुश थे। और आप तो ये कहते थे कि मगरिब को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, आप तो ये कहते हैं आप मगरिब के अंदर रहे हैं, बसे हैं, आप जानते हैं। और फिर अगर मान लिया जाए कि इमरान खान साहब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान है, तो क्या सिर्फ आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान है, एक खुद मुख्तार वजीर आजम नहीं है? मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं थे अदम एतमाद पेश होने से पहले तक? तो अगर ये खत मौसूल हुआ, पहली बात इमरान खान साहब ने बेईमानी और बददयानती की है, उन्हें ये चिट्ठी लहरानी नहीं चाहिए मजमा आम में। जो सीक्रेट्स हैं वो पाबंद हैं सीक्रेट एक्ट के तहत कि वो नहीं ऐसे मजमा आम में जाहिर करेंगे। हाँ, उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था। आप अमेरिकन सफीर को बुलाते और बुला के आप जरा डांट पिलाते, आप पूछते, या अगर इमरान खान साहब ने गलती मान ली कि मुझे अमेरिका का नाम तकरीर में नहीं लेना चाहिए था, कोई और मुल्क है किसने ये किया, तो आप उसको बुलाते और बुला के आप कहते। और अगर वाकई ये अमेरिकन की बात है और आपके सफीर जो अमेरिका में है उन्होंने आपको एक मुरासला भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी है, तो क्या आप अपने सफारती अमले को इस हालत में पहुंचाएंगे कि आइंदा कोई उन्हें कहीं बैठने ना दे और बात सुनने ना करने दे, या उनके साथ कोई डायलॉग ना करे? ये इंफॉर्मेशन जो है ये सीक्रेट इसलिए होती है कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आप चिट्ठी लहरा के और अपने सियासी मुखालफिन को और बाकी कौम को जो है वो पागल बनाते फिरें। हाँ, आप अभी आपने OIC जब बुलाई तो क्या उसके अंदर अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी नहीं मौजूद थी? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात नहीं हुई? तो आप कहते हैं ना कि जी अमेरिका बहादुर, ये आपने 7 मार्च को मुरासला लिखा या मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, मैं आपसे दूर हो गया हूँ, आप मेरे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनको तो ये जप्पियां डाल रहे हैं। तो चौधरी साहब, ये अब तक इसकी जो भी मंदरजात सामने आए हैं, जो कुछ चीजें सामने आई हैं, वो आपके नजदीक या अपोजिशन के नजदीक उसमें कोई संजीदगी नहीं है? अपोजिशन इसको कंसीडर करने को तैयार नहीं है? इजलास में भी अपोजिशन ने नहीं शिरकत की। देखिए, कोई बहुत सारे ममालिक में ये बात होगी कि पाकिस्तान ये कर रहा है और हमने काउंटर ये करना है। अब मसला ये है, ये वजीर आजम थे ना भाई, ये मेरी आपकी तरह कोई सोर्स तो नहीं है कि इनको मालूम हुआ है और ये चले हैं कौम को मोटिवेट करने। आप एक्शन करो, आप रोते क्यों हो नाकाम लोगों की तरह? आप जिनके हाथ बंधे हैं उनकी तरह बिलकते क्यों हो? आपके पास अगर इख्तियार है, आप कहते हो खुद मुख्तार हैं, आप कहते हैं खुददार हैं, तो एक्शन कीजिए। इस तरह के खुतूत क्या मियां नवाज शरीफ के दौर में आए? शायद खाकान अब्बासी आखिरी दिनों में वजीर आजम थे, उस 5 साल दौर में इस तरह के खुतूत या मरासले आए? आपका भला करे, पीटीआई के साहिबान जो है ना, वो लियाकत अली खान के खिलाफ साजिश से शुरू होते हैं और फिर कहते हैं जरा इनका अंदाजा लगाएं। ये तरसते रहे कि इन्हें अमेरिकन प्रेसिडेंट फोन करे, ये तरसते रहे कि मोदी इनका फोन उठाए, कोई इनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो 5 कालें जिस वजीर आजम को आई थी जब बिल क्लिंटन जो है वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका, जरा नाम बता दीजिए वो कौन से वजीर आजम थे? और क्या उन्होंने इनकार नहीं किया था? किया था। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था, उसने जलसा आम नहीं मुनक्किद किया, उसने ये नहीं किया कि आइए ये सुनिए जी धमकियां लगा रहे हैं, उसने एटमी धमाके किए, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान साहब अभी ये चंद दिन पहले जश्न काबुल मना रहे थे, ये तो कह रहे थे कि मैं बहुत कामयाब हूं, मैं एंटी अमेरिका चला हूं, जबकि काबुल के अंदर बैठने वाले सारे तालिबान जो आए हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद से आए हैं। हमारे उस वक्त के इंटेलिजेंस चीफ जब गए थे और वो एक चाय का कप जिसके अंदर तूफान मचा रहे थे, वो भी जाके वहां रिपोर्ट करते हैं अमेरिकन सफारत खाने को, और यहाँ ये इस कौम को जो है वो पागल बनाने के लिए। भाई इमरान खान साहब, हमने मान लिया आप आम आदमी से उल्ट सोचते हैं, तभी आपको एहसास नहीं है कि ये पिछले 3 दिनों में लोड शेडिंग कहाँ गई, तभी आपको एहसास नहीं है कि किसान की खाद की कीमत आपने 10,000 DAP की कर दी। आपको ठीक है, चलें चौधरी साहब, ये जो आपके सारे पॉइंट्स हैं इस पर जरा थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं, चूंकि एक बड़ा फैक्टर तो है
जिसकी बुनियाद पर फिर ये अपोजिशन ने पूरी तहरीक भी चलाई, आम आदमी भी इससे मुतासर है। लेकिन जो आज की डेवलपमेंट है, हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। हारिस साहब, ये आज ज़ाहिर है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश किया गया, लेकिन 20 दिन से ये ख़त ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद था। इन 20 दिनों में इस पर बात होनी चाहिए थी। 7 तारीख को ये मौसूल हुआ, तो आपके नज़दीक, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में किस तारीख को ये आज वाला इजलास हो जाना चाहिए था? आपको नहीं लगता है 2 हफ्ते लेट हो गए खान साहब इस पर बात करने में? नहीं है, मेरे ख्याल में मुझे लगता है ये उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई हुई थी कि इस तरह लेटर 7 को मिले कि क्या हो रहा है, किसकी सपोर्ट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाला जा रहा है। एंड ही वाज सेइंग कि ट्रम्प कार्ड है, ही विल बी यूज्ड ऑन जलसा, 27 जलसे को बताया जाएगा। यू वांटेड टू ब्रिंग, इससे पहले मेरे ख्याल में वो कहते कि मैंने अपनी कैबिनेट को बता भी दिया था, और उस पे 27 पे वांटेड अनाउंस, वांटेड गेन पब्लिक प्रेशर, वी वांट टू हैव पब्लिक को ओपिनियन मोल्ड करने के लिए और अपनी इसको जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को कमजोर करने के लिए और अपने आप को ज्यादा पब्लिक देने के लिए मेरे ख्याल में उन्होंने किया है। इसकी वजह से ये फिर उन्होंने अब जाके सारी बताई बातें हैं, जिसमें फिर ये पता भी चल गया कि किस मुल्क ने किया और कहाँ से इलेक्शन इनिशिएट हुआ और किस तरीके से सेट किया। तो उनका असल में प्रॉब्लम ये इमरान साहब का ये है कि ही से 7 मार्च को अगर ये लेटर लिखा गया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसको कामयाब होना चाहिए, अगर नाकाम हुआ तो बड़े कॉन्सिक्वेंस होगी। मीन कि उनको इससे पहले ही पता था, और जो उनकी मुलाकातें हो रही थी तमाम अपोजिशन लीडर्स के साथ, कुछ मुनहरफ अरकान के साथ, जो कि आज न्यूज़ में दिखाया भी है, इससे ये पता चलता है कि वो पूरा प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से इमरान साहब गवर्नमेंट को हटाना। और क्योंकि इमरान बस टेकिंग एक पहली दफ़ा हमने देखा कि मुल्क में एक सॉवरन इस्लामिक स्टेट के तौर पर पाकिस्तान बिहेव करा था और कोशिश कर रहा था कि अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी करे और रीअलाइनमेंट कीजिए। लेकिन हाई साहब, अब तो बहुत आखिर हो गई ना। देखें, अब तो इत्तेहादियों ने भी ऐलान कर दिया अपोजिशन को ज्वाइन करने का, नाराज़ अरकान मजीद नाराज़ हो गए। अगर वक्त से पहले इस ट्रम्प कार्ड को वो उन तमाम लोगों के सामने रखते तो इनमें से कुछ लोग तो खान साहब के साथ होते आज। देखिए, उसमें बात यह है कि यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि वो इस बात को आज उन्होंने तकरीर में जो उनका पेवर था ना, जो एक उनका क्रक्स था, वो ये था क्योंकि ये बैरूनी साजिश के तहत अपोजिशन ने मिलकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। साहब, आप इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? मैं आई एम टॉकिंग जनरल, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो आज उनके तकरीर से पेंशन मिलती है आपको जी? ब्रिगेड साहब, पेंशन मिलती है आपको? पेंशन? अगर कोई बैलेंस बात करे, मेरा ख्याल है उनको बात करने दें। जी, पॉइंट आना चाहिए। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। आपका कहने का क्या मतलब है? पेंशन का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप इमरान खान के तर्जुमान नहीं हैं। पाकिस्तान का मुलाजिम बिल्कुल नहीं हूँ मैं। इस वक्त रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं इंडिपेंडेंट सिटीजन हूँ। मेरा राइट है कि मैं जो बात करूँ, लेकिन मुल्क के बेहतर मफाद में करूँगा। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर इस स्टेज पे आपको ये भी नहीं पता तो आई थिंक यू आर हाईली इग्नोरेंट पर्सन। बड़ा आपको क्लियर पता होना चाहिए। बात की मैं आज स्पीच की क्रक्स बता रहा हूँ कि ये क्रक्स उनका ये था कि वो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो फील ये कर रहे थे कि ये शायद बैरूनी ताकत के साथ मिलके ऑपोजिशन ने टेबल की है और ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए वो कहने कि मैं लास्ट एंड तक इसको फाइट करूंगा। सही, दैट इज व्हाट आई वांटेड। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रुकूंगा, मैं वापस भी आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब को ब्रेक से पहले मैं शामिल कर लूँ, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। फिर ब्रेक के बाद इस पर ज़रा डिटेल से ही बात करेंगे, साथ ही आप रहिएगा। तो कामरान साहब, ये अब प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं मैं तो नहीं रिज़ाइन करूंगा, और आज उन्होंने आखिर में अपने तमाम लोगों को एक बार फिर ये अपील की कि आप वापस आ जाएं। ये ख़त की तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं, सारी डिटेल सामने है। तो ये इत्तेहादी या मुनर्रिफ अरकान, इनमें से कोई वापस जाने वाला तो नहीं है, अभी तक इंटैक्ट हैं या आपके साथ दरमियान में भी 3 दिन है? कामरान साहब, देखिए कि उनका हक है कि वो रिज़ाइन करें या रिज़ाइन न करें, मगर ये जिस खत की बात कर रहे हैं, जिस खत पे जो है डिबेट हो रही है इस वक्त आपके प्रोग्राम में, ये थोड़ा सा इसका जो है बैकग्राउंड देखिएगा, इसको या क्या प्रूडेंट माइंड जो है डाइजेस्ट करता है या नहीं करता। पहली बात तो ये है कि 8 को गो के टेबल हुई है अपना ये नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन जो है, मगर ये क्या 8 मार्च को या 7 मार्च को बनी थी? ये तो फरवरी से, आपको याद होगा कि फरवरी से जो है ना ये मामला चल रहा था, और जिसमें ये हर रोज कहते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनमें जो है ना इतना वो नहीं है,
तो कम से कम ये फरवरी से जो है ना वो चला, और फरवरी के बाद जो है ना ये सिर्फ 8 मार्च तक मामला वो जो है ना वो चलता रहा, और उसमें ये जो है इसमें टेबल हुआ है 8 मार्च को जाके। तो इसको 8 मार्च तक इस मामले को अगर आप लेके आएंगे, और इसके बाद जो है ना 7 को आप कहें कि एक दिन पहले कहीं जो है ना इनके किसी एम्बेसडर ने या किसी एम्बेसी के किसी मुलाजिम ने नोट्स लिए हुए हैं, तो अच्छा आप एम्बेसडर ने फर्ज कर लीजिए कि एम्बेसडर ने खुद नोट्स किए सही। हैं। अच्छा कामरान साहब, ज़ाहिर है आप फरवरी में ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें फाइनल हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी तो तकरीबन 1 साल पहले से ही अपोजिशन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, और ज़ाहिर है आप लोग उनसे नंबर गेम और फार्मूला मांग रहे थे। इस पर मजीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म आज जाते जाते कह गए कि मैं किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इतवार को मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला बकौल उनके होना है कि अब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नहीं होती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ इस तरह की भी खबरें आई कि अपोजिशन की हाईएस्ट रैंक के लीडर से रब्ता किया गया, उनसे कहा गया कि आप अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लें, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देंगे। लेकिन उन्होंने तो आवाम से खिताब करते हुए कह दिया कि जी मैं इस्तीफ़ा देने नहीं जा रहा। तो कामरान साहब, क्या पिछले 25-24 घंटे में कोई राब्ता किसी मुल्क की आला शख्सियत का जो गैर सियासी हो, ऐसा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना साहब से या आसिफ अली जरदारी साहब से, जिसमें दरख्वास्त की गई हो कि जी ये प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करके अर्ली इलेक्शन कॉल कर देंगे, आप अदम एतमाद की तहरीक को वापस ले लें? जी कामरान साहब। चलिए, गालिबन कामरान साहब तक आवाज़ नहीं आ रही। चौधरी साहब आप इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर ज़रा मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ कि ये इस तरह का कोई राब्ता हुआ है पिछले 24 घंटे में? इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो खासा है वो झूठ बोलना है, और वो बड़े एतमाद से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते चले जाते हैं, और वो अपने तर्जमानों को बुलाकर भी झूठ बोलने की तरगीब देते हैं। इमरान खान साहब एक हारे हुए खिलाड़ी हैं, और वो हारा हुआ खिलाड़ी बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ता चला जा रहा है। ना सफारती आदाब का ख्याल है, ना अपने मनसब का ख्याल है, ना ही अपने इख्तियारात का अंदाज़ा है। इमरान खान साहब अब जो हीले बहाने ढूंढ रहे हैं, अब ज़रा इमरान खान साहब को वो अल्फाज उनके सुनाइए 21 मार्च को पिछले साल उन्होंने जो कहा था अपने अरकान से सेनेट इलेक्शन के बाद कि भाई मैं आपको दावत देता हूँ, आइए असम्बली में वोट कीजिए मेरे खिलाफ। पर आज वो इजलास बुलाने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी दिन तक खींचे चले जा रहे हैं। अब स्पीकर के इख्तियारात अपने हक में। चौधरी साहब, ये जिस दिन की आप बात कर रहे हैं, देखें उसके 3 रोज बाद आए थे और 172 नहीं 178 लोग आए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उस दिन ये कहा था कि आप मेरे खिलाफ वोट दें तो फिर ये कहते मैं देखूंगा अपोजिशन कब तहरीक अदम एतमाद लेके आती है। भाई उसी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है जनाब इमरान खान साहब, आप उससे भाग रहे हैं। अब आप किसी के पीछे छुपना चाहते हैं, कभी खत के पीछे छुपना चाहते हैं, कभी आपका प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, किसी गैर सियासी शख्सियत। भाई आप नाम लीजिए जिसको आपने भेजा है। अगर आपने भेजा है, इमरान खान साहब ने भेजा होगा ना, कोई खुद से तो नहीं चला जाता, तो फिर नाम लें या कहें या खुद बुला लें। इन्होंने 3.5 साल कौम के जाया किए, ना इनके पास वो टीम है, ना इनको वो सलीका है हुकूमत करने का, और ना कोई भेले का काम करके दे सके। आज अगर ये किसी शख्सियत को भेज रहे हैं, तो जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मिसाक मईशत कीजिए, तब ये कहाँ थे? जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोरोना की वबा आई है, आइए सारे लोग मिल बैठ के कोई इसका हल निकालते हैं। जब हमने कहा कि भारत की तरफ से हमला हुआ, आइए अपने सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिल बैठे, तब वजीर आजम बनी गाला बैठे थे। सही, चौधरी साहब उस पर तो वो कहते थे कि ज़ाहिर चूंकि ऑपोजिशन के लीडर्स को वो करप्ट समझते हैं, इसलिए कभी उनसे बात करना है या हम कलाम होना, हाथ मिलाना नहीं पसंद करते। आज फिर बकौल आपके एक आला गैर सियासी शख्सियत को किसने भेजा? इमरान खान साहब ने भेजा। चौधरी साहब, मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो अदम एतमाद की तहरीक का खान साहब शुक्र अदा कर रहे थे अल्लाह का कि मैं तो चाहता था कि ये तहरीक आए, और ये आ गई, और सब देख लें 3 लोगों का चेहरा सामने आ गया। तो अब फिर इस तहरीक को इंटरनेशनल साजिश करार देना, ये ताने बाने खत से जोड़ना, खान साहब तो दुआ कर रहे थे कि तहरीक आए, फिर अब ये सारी चीज़ें क्यों उठा के इससे जोड़ रहे हैं? देखिए अरबाब साहब,
ये जो तहरीक अदम एतमाद है, बहुत खान साहब ने कहा बहुत अच्छा हुआ ये आई, क्योंकि उनको बहुत अरसे से महसूस हो रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तहरीक अदम एतमाद का क्या रिज़ल्ट आता है संडे को, वो जो भी रिज़ल्ट आए, इसके एक इसका बैकलैश होगा और एक इसका रिज़ल्ट होगा जिसको कि पूरी कौम देखेगी। देखिए, एक तो पाकिस्तानी सियासतदान बुरी तरह से नंगे हुए हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदान, देखिए सियासत को मैं अपने आप को इंक्लूड करके, जाफर साहब आपकी सारी बातें मैं सुन रही हूँ, रिलैक्स करें। बंदे में इतनी खंदा पेशानी होनी चाहिए और अपने तासुब को बालाए ताक रख के बात करनी चाहिए। बैलेंस इसी को कहते हैं कि आप दोनों साइडों को देखें और लोगों को अटैक ना करें। वो बेचारे ब्रिगेडियर साहब ने अपनी एक जायज़ राय दी, आप उनको अटैक करना शुरू हो गए। इस किस्म की बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता। आप बड़े हमारे लिए इज्जत वाले हैं। अब बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तानी सियासतदान, और मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मुझे इंतहाई शर्म आती है कि मैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट का हिस्सा हूं जिसमें हमारे लोग इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, 1200 लोग जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में बैठे हैं पाकिस्तान की सूबाई और नेशनल, और इनका क्या किरदार है, यानी ये गिरा हुआ किरदार है कि पैसे के पीछे, ओहदे के पीछे किसी किस्म का कोई प्रिंसिपल नहीं है। वो MQM जिसकी मेन अपोनेंट पीपल्स पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी अर्बन सिंध में उनको चलने नहीं देती। अगर पीपल्स पार्टी ने MQM को अर्बन सिंध दे दिया तो पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक कहा जाएगा। कराची को ही तो तबाह करके वो अपनी सियासत करते हैं और MQM भी उनके साथ बराबर की शरीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पैसा चला है, यहाँ पर एक कॉमन नस्बुल ऐन है जहाँ पर इन सब के अपने जो गोशवारे हैं, जिनमें मसाइल हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, ये सबसे पहले तो अपने केसेस राइट ऑफ करा। अच्छा, दूसरा, नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी कि वो कहते थे कि पेट फाड़ के निकाल देंगे। शहबाज शरीफ साहब के एड्रेसेस है, वो कहते हैं कि ये जरदारी खा गया वगैरह वगैरह, दोनों के एक दूसरे के लिए। और हम सबको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने किस किस्म की बड़ी गिरी हुई बातें की बेनजीर साहिबा के बारे में, वो सब जो फ्लायर्स। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वो माजी के बयानात का तो फायदा नहीं है ना, वो तो फिर खान साहब के भी MQM के बारे में, काफ लीग के बारे में, चौधरी बरादरान के बारे में, शेख रशीद के बारे में, फिर ये लोग वो निकाल के ले आएंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदान बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह एयरपोर्ट पे उनको, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को लंदन में लोग जाके उनको वो सड़क पे होते हैं, चले आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान, चाहे वो कोई भी एक्सपोज हुआ है, जरा मौका दीजिएगा। मैं हारिस साहब से पूछ लूं कि हारिस साहब, जी मैं वापस आ रहा हूं, जरा हारिस साहब को मौका दीजिए। ये बैकलैश फेस करना पड़ेगा और इनकी बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया, सारी दुनिया के सामने जाहिर होगी। वाकई पाकिस्तानी सियासतदान एक्सपोज हुआ है और इन सब ये अदम एतमाद तो एक बिल्कुल आईनी अमल है। ऑपोजिशन ने जो भी किया है, एक तहरीक चलाई, ये ऑपोजिशन का हक होता है किसी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना। 2 साल से इसकी तैयारी हो रही थी, अब उन्होंने अपना नंबर गेम पूरा किया है तो इसको ऑफिशियली फाइल कर दिया। क्या ये कोई गैर आईनी अमल है जो ऑपोजिशन ने किया, जो हुकूमत को इतना बुरा लग रहा है? अब आप देखें, बिल्कुल जमहूरियत के कोई शक नहीं है। कम ये मुर्तज़ा साहब हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बिल्कुल राइट है। जमहूरियत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली, देयर शुड बी नो रीजन कि इसको ऑब्जेक्ट किया जाए, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे ख्याल में जो इमरान खान जिस बात पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि अगर ऑपोजिशन की तरफ चाहता तो यस एक्सेप्टेड था। ये उन्होंने जो ये लेटर आया है और जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले बात की गई कि जी उससे पहले ये उनको ये प्लान हो गया तो उनका अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता। लेकिन हारिस साहब, ये लेटर 7 मार्च को आया है 2022 और ऑपोजिशन ने PDM बनाई थी 20 सितंबर 2020। उस वक्त भी उनके 26 नुकाती चार्टर में पॉइंट नंबर 26 या 25 था कि अदम एतमाद की तहरीक आनी है मुनासिब वक्त पर ना। नहीं अरबाब, अगर आप मीटिंग देखो ना, ये मीटिंग जो हो रही थी, ये अमेरिकन कॉन्सुलेट और सोन आज टीवी में देख रहा था, मैं तो जॉन वाली टीवी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो सबसे मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने ग्राउंड तैयार, इट टेक सम टाइम टू प्रिपेयर, बट मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। देखें, ये एक इशू है पाकिस्तान का। मैं तो एक एक्सपेक्ट जरूर कर रहा था कि अगर जॉइंट रेजोल्यूशन में ऑपोजिशन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल रखें, और वो मेरे ख्याल में अदती उनके पास बर्तरी हासिल है, दे आर लाइकली टू विन ऑल्सो,
लेकिन अगर एक ठीक है। रेजोल्यूशन जरूर ये ले आते हैं कि जी ये रियासत पाकिस्तान के लिए मोहब्बत वतन कोई भी, क्योंकि अवाम के नुमाइंदे हैं हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड एमएनएज हैं, बिल्कुल और अगर वो वहां पर जाके एक जॉइंट ले लेते हैं, देखें यूक्रेन की लड़ाई हुई है, रिपब्लिकन सेनेटर दे आर ऑल टुगेदर वन ठीक है। एज पर एज दैट मैटर इज कंसर्न। अगर किसी ने ये पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे हटाने की कोशिश करता है और फिर ब्लेम भी लगाता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कि पाकिस्तान कौम इकट्ठी है, इस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी इख्तलाफात ठीक है, लेकिन अब उसके लिए जाहिर है कि अपोजिशन को भी इस नुक्ते को उसी तरह सोचना होगा जैसे हुकूमत सोची। अब कामरान साहब, ये इतवार को कितने नंबर शो करने में आप कामयाब हो जाएंगे? आज सिर्फ 172 नंबर थे, कल आपके डिनर में तकरीबन 195 196 लोग थे, लिए आज 24-25 लोग कहाँ आगे पीछे हो गए? आगे पीछे नहीं हुए थे, वो हम उनको शायद नहीं पेश करना चाहते। अच्छा, वो डिफेक्शन तक मामला को नहीं लेके जाना चाहते किसी भी उसमें। तो जितने रिक्वायर्ड नंबर हैं वो पूरे कर लेंगे, और उस रिक्वायर्ड नंबर के बाद जो है ना बाकी जो ना आके वो कहीं पे भी कोई वॉल्यूशन नहीं होगी तो आर्टिकल 63 जो है ना वो इन्वोक नहीं हो पाएगा। एक वैसे एक और अर्ज कर दूं आपको, ये आर्टिकल 63A के जो इसकी जो पीछे जो अपना थीम है इसकी, ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक जमहूरी हैं, सिर्फ 6 मुल्कों में जो है ना ये कदगन है, बाकी दुनिया में कहीं भी ये कदगन नहीं है। ये 6 मुल्क जो है ना दुनिया में, जिसमें एक पाकिस्तान भी है, उसमें ये कदगन लगाई गई है, और अदरवाइज इसको एक ज़मीर की आवाज़ समझा जाता है। मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ पे बहुत लोग करप्ट हैं, और सारे हज़ार 1,500 पार्लियामेंटेरियन को, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, उनको भी उन्होंने करप्ट करार दे दिया, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। हम तो कसम खाते हैं कि हमने कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की है, हमने तो कभी कोई गलत बिल भी नहीं बनाया। तो इस तरह न करें, ये मैसेज जाता है लोगों को, और लोग वाकई समझते होंगे कि ये बहन जो है वो सच कह रही हैं कि ये सारे के सारे करप्ट हैं। हम प्रोफेशनल लोग हैं, और इज्जत बिल्कुल हमें अल्लाह पाक ने दी और इस मुल्क ने दी है। तो कमरान साहब, इसका मतलब आप लोगों का प्लान ये है कि ये जो पीटीआई के मुनरिफ लोग आपके साथ हैं, इनको शो भी नहीं करेंगे और इनके बगैर ही तहरीक आदम एतमाद को कामयाब कराएंगे, यानी वो डिफेक्शन से बच भी जाएं और वो दरअसल हों भी आपके साथ, ये प्लान है जी। इनके बगैर ये मेरा ख्याल स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होगी 63A जो है ना, ताकि इन वो ना हो, उनके अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट भी ना आए, उसके बगैर जो है ना 172 प्लस जो है ना वो मामलात आ जाएंगे, और फिर जो है ना उनकी ज़रूरत नहीं होगी, गो कि वो आस पास ही होंगे। आज भी शायद वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में या उसके साथ मीटिंग रूम में मौजूद थे, या मुझे अच्छा नहीं पता, मगर जो ठीक है। चलें, यानी नंबर्स, इसका मतलब फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब, डॉक्टर ज़रकत तैमूर साहब, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कामरान साहब ने जिस तरह अपोजिशन की बड़ी ज़बरदस्त सियासी स्ट्रेटजी है कि हुकूमत के लोग साथ भी हैं लेकिन उनको शो नहीं करेंगे, इस तरह से उन पर डिफेक्शन लॉ भी अप्लाई नहीं हो सकेगा, वो भी बच जाएंगे और इनकी तहरीक कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ अब देखना पड़ेगा इतवार को क्या होता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा यही तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी उनसे जानेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अदम एतमाद की तहरीक पर आज कौमी असम्बली का इजलास होना था, जो बगैर किसी कार्रवाई के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इतवार को 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। और आज वक्फा सवालात के दरमियान हर अपोजिशन का लीडर और रहनुमा और रुकन असम्बली यही कहता रहा कि जी वज़ीर आज़म के अदम एतमाद के लिए आप आज ही वोटिंग करवा लें, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि जी गैर संजीदा रवैया, और मैं इस इजलास को अब इतवार तक 11 बजे तक मौखर करता हूँ, और उसी दिन फिर वोटिंग भी होगी, जैसा कि आज वज़ीर आज़म ने भी खिताब में कहा है। तो ये 3 दिन अब और हुकूमत को मिल गए। अब इसमें हुकूमत ने ये ताख़ीरी अरबा क्यों इस्तेमाल किया है, क्या हुकूमत इस दौरान करना चाहती है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, क्या कोई दरमियानी रास्ता हुकूमत निकालना चाह रही है जो टाइम गेन कर रही है? ये 3 दिन अब हुकूमत को और मिल गए, आज बगैर किसी कार्रवाई के इजलास मुलतवी हुआ, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? इसकी गुंजाइश है? अब जो शिकस्त खुर्दा जहन जो होता है वो इसी किस्म की हरकतें करता है, और सारे जहान को इनकी शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन ये तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? जो नॉन पॉलिटिकल आदमी हो,
जिसने कभी जिंदगी में तो पब्लिक ऑफिस देखा ना हो, उस पर काम ना किया हो और पॉलिटिशियन भी ना हो, रियलाइज भी ना करे सिचुएशन को, तो वही इस किस्म की हरकतें करता है अपरेंटली। अब ये राइटिंग ऑन द वॉल जो है, जिसको अगर नजर नहीं आती, उसका इलाज क्या किया जा सकता है? उसको तो फिर आप इनसेन बंदा ही कह सकते हैं, और इनसेन बंदे का इलाज तो फिर अस्पतालों में होता है। अब बुखारी साहब, आज कौमी असम्बली में जो अपोजिशन की लिस्ट जारी हुई उसमें आप लोगों के 172 लोग थे। ज़ाहिर है यही वो मकतूबा नंबर है जो कि आपको दरकार था। अब आपको मेक श्योर करना है कि इतवार को भी ये तमाम लोग मौजूद हों। इनमें वो मुनर्रिफ अरकान तो शामिल हैं नहीं। इतवार तक ये मुनर्रिफ अरकान भी, ये इत्तेहादी भी इंटेक्ट रखने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? चूँकि फिर सवाल वही है कि दरमियान में 3 दिन है। देखिए ना जी, बात यह है कि रिक्वायर्ड नंबर इज 172। बाकी कुछ मेंबर्स हमारे अली वजीर नहीं पहुंचे, हमारा जाम जो था वो नहीं पहुंचा, कुछ और लोग भी नहीं थे, मतलब तो मखदूम जमील नहीं थे। हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है, लेकिन हमने एस्टेब्लिश कर दिया, हमने कौम को दिखा दिया 172 जो रिक्वायर्ड नंबर है आज भी हमारे पास है। और जब हमें जरूरत पड़ेगी, बाकियों की अगर जरूरत पड़ती है, तो हम बिल्कुल उनको सामने भी लाएंगे, इस्तेमाल भी करें। लेकिन ये तय बात है कि जो पीटीआई के लोग, लेकिन बुखारी साहब ज़ाहिर है कि अब ज़राए से हमें भी कुछ इत्तलात मिलती हैं, कुछ मालूमात पहुंचती हैं। अब इस वक्त हुकूमत बैकडोर राब्ते कर रही है, वो MQM से भी राब्ते कर रही है, कोई डील आपसे अच्छी ऑफर कर सके, कोई बात बन सके। काफ लीग तो पहले ही हुकूमत के साथ है। मुनर्रिफ अरकान के बाद वज़ीर आज़म के आज के इस खिताब के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, चूँकि जो कुछ उन्होंने जो हालात वाक़यात सामने रखे हैं, तो और फिर ये 3 दिन का वक्फा भी है। एक बार फिर यही बात आपसे थोड़ा सा स्पेसिफिक होगी कि वो इनमें से कोई वापस जा सकता है, बाजी पलटने की हुकूमत इस वक्त पोजीशन में है, कुछ हो सकता है इन 3 दिनों के अंदर? सर नहीं, ये एप्रीहेंशन आपके जहन में है, जो मौजूदा पोजीशन में उसके जहन में कोई एप्रीहेंशन नहीं है। 3 दिनों में कोई अपनी कमिटमेंट को छोड़ने को तैयार नहीं होगा। और भाई डूबते हुए जहाज पे कौन सफर करता है, कौन बैठता है? ये तो उसका डूबता हुआ जहाज है, इस पे कौन बैठने को तैयार होगा? लेकिन बुखारी साहब, कल जब MQM शामिल हुई आपके साथ, बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तरफ शहबाज शरीफ थे, एक तरफ बिलावल भुट्टो सरदारी थे। उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी MQM के साथ 1-2 नुकात फाइनल होना बाकी हैं, उन पर बातचीत चल रही है, तो अभी तक 100% डील उनके साथ नहीं हुई। और हुकूमत का भी सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं पर है, क्योंकि वो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये मामलात अभी अपोजिशन के साथ मुकम्मल तय नहीं हुए, वक्त से पहले ऐलान कर दिया और हुकूमत ले जाए उनको आपके हाथ के नीचे से? यार ये these are all hypothetical questions ना। बात यह है कि जब एक एग्रीमेंट साइन हो गया और मीडिया के सामने एग्जीक्यूट हो गया, साइन हो गया, उसके बाद फिर ये सवाल करना कि जी कुछ मामलात रहते हैं, पॉलिटिक्स में डायलॉग रहता है हमेशा, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस का ऐसा है डायलॉग। तो जब भी इश्यूज को क्रॉप अप होगा हम बात कर लेंगे। बुखारी साहब, ये अब अगला सेटअप जो बनेगा, अदम एतमाद बिलफर्ज आप लोग कामयाब करवा लेते हैं, वज़ीर आज़म चले जाते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी उन्हीं को तजवीज़ कर रही है, अपोजिशन लीडर भी हैं वो इस वक्त। उसके बाद फिर बाकी ये काबीना कैसे तश्कील पाएगी, किसके पास कौन सी वजारत होगी? क्योंकि अब ये तकरीबन 12-13 जमातें आपने इत्तेहादियों के साथ जमा कर ली हैं, फिर मुनर्रिफ अरकान भी आपके साथ हैं। ये सेटअप कब तक चलेगा? 3 माह, 6 माह या मुद्दत पूरी करेगा? तमाम मामला तय पा चुके हैं? यस, ये हमारी जो मौजूदा अपोजिशन की लीडरशिप है ना, ये टोटल डोमेन उनका है, वो डिसाइड करेगा कब। नहीं तो ये अभी डिसाइड हो चुका है, नहीं हुआ है? अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है कि ये मामलात अभी आगे डिसाइड होने हैं, जिस तरह भी होने हैं। बहरहाल अब देखना है कि इन 3 दिनों में हुकूमत क्या कुछ गेन करने में कामयाब होती है। आज वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया वो कौम से बतौर वज़ीर आज़म उनका आखिरी खिताब था, या फिर उन्हें आगे भी खिताबात करने के मौके मिलेंगे, ये भी देखना है। लेकिन बहरहाल आज खेल के मैदान से एक बड़ी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर। पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। 349 रन का एक बड़ा टारगेट पाकिस्तान के सामने था, जो कि पाकिस्तान ने माजी में कभी चेज़ नहीं किया। इससे पहले पाकिस्तान ने जो बड़े से बड़ा टारगेट चेज़ किया वो 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 327 रन का था। कप्तान बाबर आजम ने बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की, इमामुल हक ने बड़ी शानदार सेंचुरी स्कोर की। और अब इस सीरीज़ को भी 2 दिन बाद डिसाइड होना है, इसका फाइनल होगा। 3 मैचेस की ये सीरीज़ है। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम इस सीरीज़ के फाइनल में कामयाबी हासिल कर पाती है। यानी टेस्ट सीरीज़ पहले ही पाकिस्तानी टीम 1-0 से हार चुकी है। 24 साल के बाद ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तारीखी दौरा कर रही है, इस लिहाज से इस दौरे की बड़ी अहमियत है।
तो आज पाकिस्तान ने इस दौरे की इस ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ हासिल की है। पाकिस्तानी टीम को मुबारक हो। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।